बच्चा शुरू से ही टोटली डिपेंड हो जाता है अपने कंसल्टेंट के ऊपर, जो नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट तो बताई जाती हैं, बट कंसल्टेंट जो बीच का एक सूत्रधारक होता है यूनिवर्सिटी के बीच में और स्टूडेंट के बीच में, या कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में, इनकी प्रॉब्लम कभी सामने आती ही नहीं है। और जो प्रॉब्लम्स आती है बाद में, जो कंसल्टेंट होता है या एजेंट या इंस्टीट्यूट वाला होता है, उससे अल्टीमेटली डिफेम किया जाता है। मुझे जैसे ये बताइए कि किस किस यूनिवर्सिटीज में या किस तरह की यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशंस में डील करते हो? हमने शुरुआत जो करी थी वो तो करी थी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ तो होती है लेकिन उनके जो कॉलेजेस होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कोई सी भी हो, प्राइवेट कॉलेजेस कोई से भी हो, इनकी अपनी एक मोनोपोली होती है। बिल्कुल होती है। जिसमें एक्सपीरियंस मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा होगा जो कहेगा कि मेरा क्या 100% मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो। कोई ना कोई ऐसा जरूर आपको मिलेगा जो कहेगा कि मेरा बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। मैं ये नहीं कहता एडमिशंस खराब होते हैं, कॉलेज वाले या कॉलेज के कुछ एम्प्लॉय, अच्छा ये जो एम्प्लॉयज है वो भी ऐसे हैं जो बहुत सर्टेन पीरियड के लिए कॉलेज में काम करते हैं, पता नहीं अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उसके चक्कर में वो जितने भी सेंटर्स हैं, जैसे हम लोग जितने भी मीडिएटर्स हैं, जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ ना उनकी जो ट्यूनिंग है वो बहुत बेकार हो जाती है। और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है पैसा, खास करके एडमिशन के बाद। एडमिशन से पहले अक्सर मैंने सुना है कि सबकी ट्यूनिंग अच्छी रहती है। सर काम लेना हो तो हर कोई ट्यूनिंग बनाएगा ना, और जब काम निकल जाता है तो हर कोई ट्यूनिंग बिगाड़ देता है। संजय, तुम बताओ कुछ अपने बारे में, मतलब कि कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बारे में कैसा है, मतलब उन साथ आपका एक्सपीरियंस? मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग में कि मैं शुरू से ही मैं इग्नू या लाइक डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर डील करता हूँ। तो यहाँ पे क्या एडमिशंस जो होते हैं उनको लाइक कॉलेज से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, और प्रोफेसर प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिलने से एक क्या होता है कि फिर स्कूल वाले हों, जैसे हम एनआईएस के अंदर भी डील करते हैं, तो एनआईएस के एडमिशंस जो होते हैं तो वहां से भी क्या बच्चे को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, और एक बार एडमिशन होने के बाद फिर उससे अलग अलग तरीके से चार्जेस बताए जाते हैं, या अलग अलग हिडन चार्जेस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हिडन चार्जेस जो बाद में जाके खुलासा होता है उन चीजों का। प्राइवेट सेक्टर्स में होता है, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट सेक्टर्स में, जहां पर कोई एक इंसान, एक पर्टिकुलर आदमी बैठा हो जो डील कर रहा हो उसको। हाँ, ऐसे ही जो लोग हैं ना जो कहते हैं जी हम ऑथराइज सेंटर हैं, कोई उनके पास एमओयू नहीं होता है, कोई उनके पास ऑफिशियल लेटर नहीं होता किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, अपना एक सेंटर खोल के बैठ जाते हैं और कहते हैं जी हम ऑथराइज्ड हैं। या तो आप ये बोलो कि भाई हम एक आईसी हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर हैं, लेकिन ये भी जो लोग होते हैं ना, ये लोग भी ऑथराइज नहीं होते हैं, बट ये लोग काम करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके दिल में एक सवाल आएगा कि क्या कोई भी अपना इंस्टीट्यूट खोल सकता है, कोई भी एडमिशन सेंटर बना सकता है? दोस्तों, अपना आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कोई भी इंसान कोई भी लीगल वर्क जो कि एज पर द लॉ होता है वो कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी भी स्टेट में कर सकता है। तो ऐसे कोई बाउंडेशंस नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो एडमिशंस करवाते हैं। मैं इंस्टीट्यूट्स की गलती कम बोलता हूं इसके अंदर, ज्यादातर गलती। सर इसमें एक चीज और भी है जी, लोग क्या करते हैं, सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में ना फॉल्स कमिटमेंट्स करने लग जाते हैं। बिल्कुल। और कई चीजें ऐसी होती हैं, कई बार ना जो मार्केट प्राइस है या जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो प्राइस होता है उससे कम करके एडमिशन ले लेते हैं, और बाद में चार्जेस पे चार्जेस पास लगा देते हैं, हिडन चार्ज के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाते हैं अपना। हाँ, फिर बच्चे को ये लगता है बाद में कि जो मैंने एडमिशन लिया है ना वो एडमिशन मेरा डबल रेट में पड़ गया कई बार। अभी संजय जी, आपने बताया कि इग्नू में भी, मतलब इग्नू में आप एडमिशन करवाते हो। हाँ जी। इग्नू किस तरह से, मतलब किस तरह कंसल्टेंसी चार्ज करते हो आप? इग्नू के अंदर जैसा अभी जसवीर जी ने बताया कि कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन एडमिशंस को डील करते हैं, और जिनके पास किसी भी तरह का एआई ऑथराइजेशन लेटर वगैरह कुछ नहीं होता है। पर ये स्कूल से क्या इनका टाई अप होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस का कि उनको सीट्स फुल करनी होती हैं, तो उन सीटों को फुल करने के लिए तो सीट्स फिल का जो मामला है इग्नू में भी होता है, इग्नू में भी होता है, एनआईएस में भी होता है। वहां पे ये सिर्फ क्या है, एक रेट रेस है। सबको चाहिए कि भाई मेरा जो सेंटर है, मेरा जो एआई है वो भर गया है। उससे ना मार्केट में क्या बात चलती है कि हमारे पास सबसे ज्यादा मेरे काम पास है, अब जल्दी एडमिशन फुल हो जल्दी एडमिशन मतलब रेपुटेशन बहुत अच्छी है हमारे कॉलेज की, स्कूल या किसी भी चीज की। और जबकि सबसे बड़ी धांधलेबाजी ने इन्हीं जगहों पर ही होती है, क्योंकि वो फिगर आउट कर लेते हैं कि अब हमें क्या करना है। जिसके पास नंबर ऑफ एडमिशंस होंगे वो हमेशा करता है, हर जगह अपनी बात पहले रखता है कि जी मेरे अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। जिसके पास हैंडफुल एडमिशंस होंगे वो हमेशा क्या करता है, जी जैसा हो रहा चलने दो। अच्छा, कभी ऐसा होता है जी किसी कॉलेज में आपने अपने एडमिशंस लगा दिए, आपने एक टोकन अमाउंट दे भी दिया, और बाद में जैसे अलॉटमेंट आया तो आपके सारे एडमिशन हटा दिए? ऐसा कुछ लोगों ने किया भी है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन यहाँ पे बताना चाहूंगा, कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ क्या 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है, कहीं जगह 500 का भी होता है, तो सिर्फ बच्चों से क्या करते हैं कि जी हमने आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दिया है, ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन। बच्चे से पूरा अमाउंट उठा लेते हैं, पूरे साल बच्चे को घुमाते रहते हैं, अभी तुम्हारा ये नहीं आया, अभी तुम्हारा नहीं आया, अभी ये तो मामला शायद हरियाणा में बीएड टाइप का होता है ना?
सर बीएड में भी होता है, जेबीटी में भी होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो ऐसा नहीं होता। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सर कहानी दूसरी है। क्या कहानी बताइए? वो थोड़ी और बाद में चर्चा करेंगे। नहीं, कोई नहीं, थोड़ा डिटेल में बताओ ना, पता चलना चाहिए स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स के साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मेन हमारा चैनल यही काम करता है, और हमारे चैनल के ना वीडियोस के माध्यम से कुछ स्टूडेंट्स भी अगर सही रास्ते को अगर इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर गलत ट्रैक पे चल देते हैं वो कुछ अलग सिस्टम के उसमें, तो कुछ लोग भी सही ट्रैक पे जाते हैं, तो हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पस फुलफिल हो जाता है। तो बताइए कुछ जरा उसके बारे सर में। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक लॉकडाउन के टाइम का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये रेवाड़ी में ही कॉलेज है। तो लॉकडाउन में बहुत सारे सेंटर्स जिन्होंने एडमिशन ले रखे थे, उनका एक टोकन अमाउंट सबके पास आता था, हमारे पास भी सेम वैसे ही आया हुआ था। तो उसके बाद क्या हो गया, कॉलेज को अब जो मेन सेंटर वाला था वो तो चला बेचारा किसी की वजह से लॉकडाउन में चला गया, वो अपने यहाँ पता चला भी सेंटर बंद हो गया। वो बहुत से लोगों के साथ बहुत सारी ट्रेजेडी हुई थी। तो अब हम कॉलेज से हम डिस्कस करने गए कि बोला जी जो बच्चे नहीं आ रहे हैं आप उन बच्चों को हटा दीजिए, जो आपका अमाउंट बचता है हमसे आप अमाउंट ले लीजिए। वो कॉलेज वाला बोला जी नहीं जी, आपका मेरा करार हो रखा है कि आपको इतना पैसा देना है। मतलब जी अगर करार हो रखा है तो आप भी तो हर बार पैसे बढ़ा देते हो, इस बार घटा दो, हमें बिजनेस करना है। ऐसा तो नहीं हमारे एक दो एडमिशन लगे, अच्छे खासे एडमिशन लगे हुए थे हमारे। अब प्रॉब्लम क्या हुई, उन्होंने डायरेक्टली बच्चों को कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया, बच्चों से भी पैसे ले लिए और हमसे डबल जो पैसा लिया वो लिया ही लिया है। तो कॉलेज ने अब उसने क्या किया, हमसे अपना एक छोटा सा अमाउंट कमाने के चक्कर में उसने हमसे तो बिगाड़ ली। आगे हम उसको काम नहीं देंगे, आगे तो काम नहीं करोगे, काम नहीं करेंगे ना। तो इनके पास क्या है सर, हम जैसे लोग क्या करते हैं ना, हर साल इनको एक नया मुर्गा मिल जाता है, नया मिल जाता है, ठीक है ना। इसीलिए वो लोग हमसे कभी ये नहीं रखते कि हाँ जी आप ही हमारे खास हो। उनको पता है कि आज आप नहीं हो कल कोई दूसरा आएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। कॉलेज को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ये चीजें सिर्फ एक सेक्टर में नहीं सारे सेक्टर में चल रही हैं। जो बच्चा 10वीं या 12वीं भर रहा है या जो ग्रेजुएशन भर रहा है, ये तो एक प्रोफेशनल कोर्स हो गया कि किसी को टीचर बनना है तो वो जेबीटी या बीएड के लिए अप्लाई कर रहा है। ये 10वीं से ही सिलसिला शुरू है। जैसे ये पूरा 10वीं के अंदर, जैसे अगर आपने किसी स्कूल में एडमिशन करवा दिए किसी बच्चे के, अगर उस स्कूल वाले ने अपने बाद में चार्जेस बढ़ा दिए सर किसी भी सर्विस को लेकर के, एक चीज और भी है यहाँ पर। 10th में कुछ 10th और 12th की अगर हम बात करें तो कुछ ही हमारे पास ऐसे बोर्ड हैं जो वेरीफाइड हैं। बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं, लिस्ट पे अगर वो है तो हैं, अगर कॉप्से की लिस्ट पे अगर बोर्ड है तो, अगर वो बोर्ड है तो वैलिड है। लेकिन उसमें भी क्या ट्रेजेडी है कि बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, एक ऑटोनोमस बोर्ड बना लिया। हाँ, ऑटोनोमस बोर्ड तो बना ही रखे हैं। इसके अलावा क्या एक लिंक जनरेट कर रखा है, जो भी आपका वेरीफाइड एक बोर्ड है वहां पर उन्होंने क्या कर रखा है, एक लिंक जनरेट कर रखा है। वो बच्चों को बोलते हैं जी आपका ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, जी आपको आना नहीं है, हम आपका एग्जाम करवा देंगे, आपको मार्कशीट मिल जाएगी। बच्चे को कहते हैं आप ऑनलाइन चेक कर लो, बच्चे को वो लिंक भेजते हैं, बच्चा उसी लिंक पे चेक करता है। बच्चे को लगता है कि मेरा ऑनलाइन तो आ गया, चेक नहीं करता, ठीक है। और वैसे 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स का वो आईक्यू लेवल नहीं होता है, आईक्यू लेवल नहीं होता है, थोड़ा डाउन भी होता है। और दूसरी बात क्या होती है, आजकल की हम बात करें तो बच्चा स्मार्ट, लेकिन बच्चों के दिमाग में रहता है कि जी मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन वो वही चेक कर रहा है जो उसको लिंक भेजा जा रहा है, वो खुद तो सर्च नहीं कर रहा है ना। ये तो यहीं से ही फ्रॉड चालू हो जाता है सारा। बच्चा शुरू से ही टोटली डिपेंड हो जाता है अपने कंसल्टेंट के ऊपर, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, चाहे वो 10वीं हो, 12वीं हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो। और सबसे बड़ी बात है क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती इसके अंदर। मैं 100% कह सकता हूं कि 50% से ज्यादा स्टूडेंट वो खुद अपना एडमिशन इग्नू के अंदर डालते ही नहीं है। मतलब कंसल्टेंट जाता है, साइबर कैफे और कंसल्टेंसी और अदर एनआईएस में भी ऐसी होता है, हर जगह ऐसी होता है। उसका रीजन मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कंसल्टेंट के थ्रू आते हैं। उसका रीजन है, एआई वाला दिखाता है वो वही देखते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं, और वो टोटल इट्स बिकम अ भेड़ चाल। इसमें एक चीज और भी है सर, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। गवर्नमेंट को ना कुछ चीजें ना बहुत इजी कर देनी चाहिए। बोर्ड हो चाहे हमारी यूनिवर्सिटी हो, उनको ना प्रोसीजर बहुत इजी कर देने चाहिए। उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जितने भी चाहिए ना बहुत इजी चाहिए होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, आपको ये भी देना है, आपको वो भी देना है, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ना। तो आदमी सोचता है कि 1000 रुपए दे दूं, नहीं, बट ऑनलाइन सबमिशन करना है, ऑनलाइन एडमिशन लेना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ? सर कॉम्प्लिकेशन ये है कि आप और मैं इतने यूज्ड टू नहीं है उस चीज के साथ, ठीक है ना। बहुत सारे पेरेंट्स आज भी ऐसे, बहुत सारा बच्चा आज भी ऐसा है, वो कहता है जी मेरे बस की नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कैसे करना है। कई बार क्या होता है, आपको बोलते हैं जी फोटोग्राफ अपना अपलोड कर दो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। अब आपको पता ही नहीं कितना मिनिमम उसमें एमबी कितना जीबी कितने जीबी की होनी चाहिए वो, ठीक है ना। बच्चा वहां फंसा है, एक प्रॉपर साइज नहीं पता होता है, ठीक है ना। अब जो ये आदमी रोज काम कर रहा था उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या वो अपना काम 1 मिनट में कर देगा ये, और वही जो कोई नया आदमी कर रहा है तो वो उसमें टाइम लेगा। तो मेरा कहने का सिंपल सी मतलब यही है कि अगर गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, बोर्ड इन चीजों को आसान कर दे कि भाई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट 1 और 2 ही आपको देने हैं, एक आपका एड्रेस प्रूफ, एक आपका आईडी प्रूफ, एक आपका जो भी आपके क्वालिफिकेशन है आपकी उसके हिसाब से आपको
प्रूफ देना और आपका एडमिशन डन हो गया है ये, ठीक है। इतना अगर प्रोसेस कर दे, इतना लेंथी 4 पेज का फॉर्म क्यों भरवाना, ऑब्वियसली। ठीक है ना। अभी इंडियन स्टूडेंट से ले रहे हो आप, आपके पास अगर आधार आपने बोल दिया कि भी आधार एक आधार सब कुछ है, सब कुछ है ये, जब आपके पास आधार नंबर आ गया तो आप आधार नंबर सारा काम कर दो। इतनी सारी चीजें क्यों मांग रहे हो आप उससे? ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, इसी से बचने के लिए आदमी करता है जितने एजेंट भी पकड़ता है। इंस्टीट्यूट चलते हैं, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट चलते हैं, इन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स भी देखते हैं और वो भी अपने आप को अवेयर बना सके क्या गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए। सर मैं एक बताऊं, देखो जो भी बिजनेस कर रहा है, जैसे हम भी हैं, हम ये बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने एक अपना एक असिस्टेंट अमाउंट रखा हुआ कि भाई आपका अगर मान लो हमारी ये कंसल्टेंसी है, कंसल्टेंसी हमारा अमाउंट है जी, हम आपसे 1000 रुपए लेंगे, 2000 लेंगे, 5000 लेंगे, 10,000 रुपए, हमारा अमाउंट है ये। लेकिन मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ना बोल के अमाउंट लो कि भी हम आपको 1 साल तक सर्विस देंगे, उस सर्विस के लिए हम आपसे ये अमाउंट लेंगे। कई बार लोग ये बोलते हैं जी आप 5000 10,000 रुपए क्यों ले रहे हो, आपको 1000 रुपए लेने चाहिए। हम उसको समझा भी सकते हैं कि जी हम 1 साल तक क्या आपको सर्विस दे रहे हैं, आप अगर उसको डिवाइड करोगे ना अमाउंट को, चॉइस है ना, सर्विस चॉइस है वो, ठीक है ना, उसमें आप सभी को एक ही फ्रेम में नहीं रख सकते वो। तो एक क्या है कि अगर आप झूठ बोल के कि जी अब आपको प्रैक्टिकल के देने, अब आपको जी इसके देने, अब आपको उसके देने, वैसा फॉल्स कमिटमेंट ना करें। बच्चा इससे बहुत सफर करता है, बच्चे को सफरिंग से हमें बचाना है। अगर आप एक बच्चे का काम अच्छा करते हो तो बच्चा 4 काम आपको और ला के देता है, रेफरेंस आपका बढ़ता है। माउथ टू माउथ कैंपेन से अच्छा कोई अच्छा कैंपेन है ही नहीं है, ठीक है। और कुछ प्रिकॉशन जो लेनी चाहिए कंसल्टेंट्स को, यहाँ पे दोनों तरफ देखना है। पहली बात, बोर्ड ने या यूनिवर्सिटी ने अपने रूल रेगुलेशन या साइट को बनाया इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक आम बंदा उससे गो थ्रू स्टूडेंट इजीली अप्रोच नहीं कर पाता, नहीं कर सकता स्टूडेंट। ये सिलसिला 10 से ही शुरू हो जाता है। 10 के अंदर चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, मुझे नहीं लगता है किसी भी स्टूडेंट्स ने सीबीएसई बोर्ड के लिए अप्लाई किया होगा या एनआईएस बोर्ड से अप्लाई किया होगा या किसी अदर बोर्ड से अप्लाई किया होगा। यूनिवर्सिटीज ने या बोर्ड ने अपने एडमिशंस प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है कि आसानी से एक बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता अगर वो जरा भी टेक्निकल नहीं है। नहीं, अभी हम ना मेन मुद्दा छेड़ेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को होती है और होती ही है, तो क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए स्टूडेंट को भी और कंसल्टेंट को भी, उसके बारे में बताओ। सर पहले तो मैं बात करूंगा कि अगर कंसल्टेंट किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज के साथ डील करता है तो उनको कहते हैं जी आपका मेरा एग्रीमेंट हो गया जी, हमने फटते हुए देखे एग्रीमेंट बहुत सारे, ठीक है ना। पहली बात तो क्या होता है, कॉलेज कभी भी वैल्यू मानता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी भी आपको अपने कॉलेज के नाम से कभी कोई लेटर देगा ही नहीं। वो क्या कहता है जी मेरी सोसाइटी है जी, मेरे सोसाइटी के नाम से मैं आपको दे देता हूँ, बिल्कुल ठीक है, उससे आपकी कोई ऑथराइजेशन ही नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, उसमें जो कमिटमेंट होते हैं ना वो बेकार कर देते हैं वो। पहली बात तो अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो उनके आपके पास कुछ वर्चुअल प्रूफ होना चाहिए जी हमारी इसमें डील हुई थी। जैसे आजकल हम बहुत स्मार्ट चीजें यूज करने लगे हैं, आप व्हाट्सएप यूज कर लो, कोई भी पेमेंट तो कैश देनी नहीं चाहिए, नहीं देनी चाहिए, चाहे कॉलेज आप कितना ही बोलते हो, करार यही करा लो जी आपको जो भी पेमेंट दी जाएगी वो अकाउंट में दी जाएगी। एक चीज और, जैसे ये एक बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। कॉलेज कहता है जी अगर बच्चा मर गया, भाग गया, छोड़ गया, फीस नहीं देता, तो भी आपको फीस देनी पड़ेगी। कंसल्टेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है, अगर बीएड कर रहा है और अगर फर्स्ट ईयर की फीस जमा करवाई है, स्टूडेंट आगे उस कोर्स को कंटिन्यू करना नहीं चाहता, तो यहां पर भी सेकंड ईयर की फीस जबरदस्ती कंसल्टेंट से मांगी जाती है, जबकि स्टूडेंट उस फीस को पे नहीं करता है। वो तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे साथ है। हमारा एक फ्रेंड था, हमने एक एडमिशन महेंद्रगढ़ में डाला हुआ था और 8-10 एडमिशन हमारे उस कॉलेज के अंदर थे। तो कॉलेज वालों ने क्या किया, फर्स्ट ईयर, ये 2020 के और 21 के आसपास की बात है जब कोरोना चल रहा था, फर्स्ट ईयर के हमने एडमिशन दे दिए, फीस भर दी। उसमें एक बच्ची जिसके लिटरली डेथ हो गई थी कोरोना के टाइम पे, तो हमने कॉलेज को फर्स्ट ईयर की फीस हमने कॉलेज को दे दी थी, पर उसकी डेथ हो चुकी थी तो उसने पेपर नहीं दिए। अब बारी आई सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर की जब हम फीस देने गए तो हमने कहा जी ये बच्ची की डेथ हो गई है तो इसकी फीस नहीं बनती है और ये बाकी के 9 बच्चों का आप एग्जाम कराओ। पर कॉलेज ने हमको क्या बोला, वो 9 के भी एग्जाम नहीं कराएगा, 9 के भी नहीं करवाएंगे, हमें 10 के 10 बच्चों की फीस चाहिए। वरना इसके बाद उन्होंने हमारे 9 बच्चों के हॉल टिकट रोक दिए और उस मरी हुई लड़की का हमने डेथ सर्टिफिकेट दिखाया कि सर ये उसके बावजूद नहीं मानते, इसके बावजूद उन्होंने नहीं माना, सीट वेस्ट हो गई, सीट वेस्ट हो गई। 10 बच्चों के हमसे पूरे पैसे लिए गए, हमने दिए, हमने तब तो एडमिशन करवा लिया जैसे भी, उसके बाद हमने उस कॉलेज की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। जबकि अगर आप देखेंगे ना बहुत सारे बच्चे, चलो ये तो हम एजेंट हो गए जो कॉलेज को एडमिशंस दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कॉलेज को भी अप्रोच करते होंगे, बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि लोकल वाले तो अप्रोच करेंगे कॉलेज को, और स्टूडेंट तो फाइट भी नहीं कर पाता, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर ज्यादातर प्रॉब्लम, मैं अब रोक के बोलूंगा, ज्यादातर प्रॉब्लम अगर हरियाणा में एडमिशन आप बीएड में ले रहे हो या कहीं भी एडमिशन ले रहे हो, जो बिहार से आते हैं, यूपी दूर दराज के जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अप्रोच ही नहीं कर पाते, फीस उल्टी सीधी भरनी पड़ती है। अगर इनके बच्चे बैकफुट हो जाते हैं तो उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि वो डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है बच्चा। ये दूसरी बात क्या है,
उससे वो फीस लेते हैं ईयरली बेस्ड, और एजेंट से फीस लेते हैं कि भाई आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले ही आपको अपने दोनों साल की फीस जमा करनी पड़ेगी। अब आप बताओ, दोनों साल की फीस बच्चा हमें क्यों नहीं देगा? कर सकता। अच्छा, बच्चे जब हमसे एडमिशन लेते हो कई बार क्या होता है, बच्चा कहते हैं हमें इजी इंस्टॉलमेंट्स बता दीजिए। हकीकत में क्या होता है ना कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां स्टूडेंट्स की कंप्लेंट तो बताई जाती है, बट कंसल्टेंट जो बीच का एक सूत्रधारक होता है यूनिवर्सिटी के बीच में और स्टूडेंट के बीच में, या कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में, इनकी प्रॉब्लम कभी सामने आती ही नहीं है। और जो प्रॉब्लम्स आती है बाद में, जो कंसल्टेंट होता है या एजेंट या इंस्टीट्यूट वाला होता है, उससे अल्टीमेटली डिफेम किया जाता है। मैंने सर अभी तक अपने लाइफ में 15 साल में बहुत अच्छे जो 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं उनके साथ भी मैंने एक डिस्कशन किया हुआ है। सबका मतलब एंड ऑफ द डे सबका जो एक्सपीरियंस है ना वो एक्सपीरियंस वो ये कहते हैं जी हम कितना भी कमाते हैं, लास्ट में अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना तो वो लॉस ही होता है उनका। बस अगर उनसे पूछे फिर आप लाइन में हो क्यों, तो कहते हैं जी रूटीन चलता है हमारा, चलता रहता है, सर्कुलेशन जो मनी का है ना वो एक अच्छा हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि आपका एक भी एडमिशन मरा ना तो आपके 30, 40, 50 हजार रुपए एक बार में चले गए। तो जो आपने कमाया है वो आपका चला जाता है ये। और कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि भाई मेरा 100% आज तक का रेशो रहा है कि मैं 100% प्रॉफिट लेके निकला। सभी स्टूडेंट को क्लियरली करा लिया। किसी का नहीं होता। बड़ी बात ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट जब एडमिशन लेते हैं, जब जरूरत होती है पैसे की, तो कंसल्टेंट से प्रॉमिस करते हैं कंसल्टेंसी देने का, पर जैसे ही एडमिशन होता है और जब पेमेंट्स पूरी पहुंचती है, कोई कंसल्टेंसी उनके हाथ में। सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी बहुत 2 हफ्ते पहले का एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा। किसी बच्चे की डिग्री लेनी थी कॉलेज से, तो अब आप सोचिए जो डिग्री यूनिवर्सिटी कॉलेज को फ्री देती है, हाँ। अगर आप कॉलेज से जा रहे हो लेने के लिए, तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ जी आपको 1500 रुपए, जी आपको 2500 रुपए, जी आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे। अब आप सोचिए वो पेपर जो आप जिसका आपका चार्ज ही नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी आपको चार्ज ही नहीं किया, बस आपके पास आ गया है, आपका ना इंक लगा, चार्ज कर रहा है, ठीक है ना, आपका ना इंक लगा ना आपका ट्रांसपोर्ट का, कॉलेज आपको यूनिवर्सिटी ने भेज दिया, लेकिन आप उसका भी कॉलेज से बच्चे से पैसा ले रहे हो। फिर कंसल्टेंट को आप बोल रहे हो, अब कंसल्टेंट अगर बच्चे से बोलेगा जी आपको 1500 रुपए देने, जी आपको 2000 रुपए देने, चढ़ जाएगा वो तो उसके ऊपर, वो चढ़ जाएगा। सर एक गलती कंसल्टेंट की भी होती है। कंसल्टेंट भी क्या करता है ना, हर एक चीज में पैसा जोड़ता है अपना। अगर कॉलेज ने उसे मांगे 2000 तो आगे बोलता है 3000। अगर उसके आगे भी कंसल्टेंट सर्विस भी दे रहा है, परेशान भी तो हो रहा है, जाना आना, बार बार फोन करना। आप क्या किसी इंसान के लिए खामा का फोन पे बात करोगे, खामा का टाइम दोगे? टाइम इज मनी। ठीक है, लेकिन यही है, जब भी कॉलेज कंसल्टेंट से चार्ज करता है तो वो अपनी सर्विस के अंदर अपना सर्विस चार्ज लगा करके एक्स्ट्रा करता है, जिससे चार्ज किया प्राइवेट कॉलेजों ने, प्राइवेट उसने, लेकिन पे किसको करना पड़ा? स्टूडेंट्स को। और डिफेम कौन हुआ? कंसल्टेंट। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, कुछ कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कंसल्टेंट, जरूरी नहीं है कि कॉलेज, कई बार बच्चे भी जो होते हैं ना वो बहुत तेज होते हैं। जैसे ये भाई साहब डील करते हैं हमारे ओपन के अंदर, बच्चे क्या करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि थोड़ा बच्चों को ऑनलाइन करना चाहिए, खुद भी अप्रोच करना चाहिए। बच्चे करता है ऑनलाइन करता है, अटक जाता है, छोड़ देता है, फिर वो भागता है एजेंट के पास, दोबारा डिटेल डलती नहीं है। ठीक है, डिटेल पर डलती नहीं है। फिर एजेंट क्या करता है, क्योंकि एजेंट को चाहिए काम, अब उसके पास काम अगर क्या करता है, नाम में थोड़ी बहुत हेराफेरी कर देता है, ठीक है ना, किसी के नाम के साथ में क्या इनिशियल लेटर लगा देता है, मिस्टर मिसेज लगा देगा। अब बच्चे के डॉक्यूमेंट में क्या कहता है बच्चा कि भाई जी मेरे नाम के आगे तो अब लगा ही नहीं है, ये आपने लगा क्यों दिया, मेरे आगे काम नहीं चल रहा है ये। अब कंसल्टेंट वहां फिर फंस जाता है ये। तो कंसल्टेंट को, जो बच्चे हैं, एक तो उनको भी क्लियरली बताना चाहिए मैंने लगाया था, मेरे से नहीं हुआ, तो अपना जो भी उसका लिंक है वो शेयर कर दे वो, तो उससे कंसल्टेंट भी सेफ है। कंसल्टेंट को भी ये सोचना चाहिए कि भाई अगर मैं अगर काम बना रहा हूं अपना, तो किसी का बिगाड़ो तो नहीं कम से कम। लेकिन एजेंट क्या करते हैं, कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो अपना फायदा देखते हैं कि मेरे पैसे नहीं छोड़ना। ये एजुकेशन लाइन में जो कंसल्टेंट्स है ना, वो खुद भी बहुत सारे हैं जो उतने क्वालिफाइड नहीं है, उतने एजुकेटेड नहीं है। मैं कई बार कुछ कंसल्टेंटों से मिला जिनको मिलने के बाद में ना, मतलब मैं सही से बताऊं तो वो सही से लिख नहीं पा रहे हैं, रिसीविंग जो काटी जाती है ना पेन से, वो सही से उसको भी नहीं काट पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। तो जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, देखो प्रैक्टिकल एक बात अलग है कि देखा जाए तो एक डेंटिस्ट दांत उखाड़ने वाला रोड किनारे ही बैठा है, अच्छे दांत निकाल सकता है, पर वो क्वालिफाइड नहीं है। सर पता फर्क क्या है, एजुकेटेड बोल सकता हूं। ये लोग क्या है, ये अपनी अप्रोचेस को, अपने जो लिंक्स हैं उन कर तो रहे हैं एजुकेशन का धंधा, लेकिन ये सारे के सारे वेल इलिटरेट लोग हैं जो अपनी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके धंधा बेच रहे हैं एजुकेशन का। ठीक है ना, कि जी आप आ जाओ, मैं आपका काम करा दूंगा, मेरे जानने वाले हैं, मेरे लिंक हैं बहुत। और कॉलेजेस के भी बहुत सारे ऐसे चाचा ताऊ, उनके कॉलेज वाले के जितने भी लगे होते हैं, सब एडमिशन कराने में लगे रहते हैं, सब कमीशन खाते हैं अपना। ये तो ये जो कमीशन का सिस्टम है खासतौर पर एजुकेशन में, ये नहीं होना चाहिए। सर्विस प्रोवाइड करना ये क्राइम तो नहीं है?
क्राइम तो नहीं है सर, काम है, लेकिन काम कोई नहीं कर सर, सकता है। आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आप किसी को भी रेफर कर सकते हो, लेकिन कमीशन के चक्कर में फेक कमिटमेंट्स करना वो गलत है। फेक कमिटमेंट एक अलग चीज है। अगर हाँ। मान लीजिए कि किसी भी स्टूडेंट ने किसी भी कंसल्टेंट को कंसल्टेंसी दी, उसने जाकर आपका एडमिशन करवा दिया, करवाने के बाद में एक टाइम आता है फिर वो बोलता है नहीं मुझे तो कैंसिल करवाना है अपना एडमिशन, कैंसिल करवाता है तो फिर अपनी कंसल्टेंसी वापस मांगता है कि मुझे वापस दो। क्या उस कंसल्टेंट ने काम नहीं किया है उसने काम किया तो पैसे वापस क्यों नहीं देगा? सर, ये तो मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं कि अगर कभी भी एडमिशन आपका कैंसिल होता है, बच्चा कहता है भी एट द एंड की भी मेरे को नहीं कराना, सारे काम कराने के बाद कहते हैं नहीं कराना, तो उसमें आपका राइट बनता है, यानी कंसल्टेंट का राइट बनता है कि वो एक मिनिमम अमाउंट अपने पास रख के जी भाई मेरा इतना लगा है, कुछ तो काटेगा ना, अपनी कुछ तो सर्विसेज कुछ काटेगा तो ही। लेगा। इसमें मैं सपोर्ट करता हूं मैं इनको। यूनिवर्सिटी या बोर्ड वो अमाउंट ही रिटर्न नहीं करती है। नहीं वो तो करते ही नहीं, खैर वो तो लेकिन नहीं, वो तो हर उनके स्टूडेंट कहता है bylaws में लिखा हुआ है मेरे उनके। को पैसे रिटर्न करो, ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये कि तो वहाँ उनके पे- बायलॉज में है कि वो नहीं आपको रिफंड करेंगे पैसा। नहीं, रिफंड तो करना पड़ेगा, बायलॉज ऐसा नहीं बोलता कभी भी। जिसमें देखो अभी थोड़े दिन पहले यूजीसी गाइडलाइन आई थी कि कैसे कैसे फीस रिफंड की जाएगी और यूनिवर्सिटी से पैसा कब कब मांगा जा सकता है, पूरा डिटेल में वीडियो बनाया मैंने उसके ऊपर। पर बात क्या होता है, यूनिवर्सिटी को आपने कोई फीस दी है और आप एडमिशन कंटिन्यू करना नहीं चाहते तो कुछ अमाउंट काट के यूनिवर्सिटी भी फीस वापस करेगी। पर आप में से कितनों को फीस वापस मिली है आप कमेंट बॉक्स में बताना। हालांकि फीस वापस मिलती नहीं है, मैक्सिमम लोगों को नहीं मिलती, डेली मैसेज आते हैं मेरे पास कि मुझे फी रिफंड नहीं हो रही। यहाँ मेरे पास एक बिल्कुल प्रैक्टिकल केस है। मैंने एक स्टूडेंट यहाँ मावी एनक्लेव से ही है, एक स्टूडेंट का मैंने एडमिशन डाला इग्नू के अंदर। उसको किसी ने सजेस्ट कर दिया इग्नू नहीं हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना है। तो लोगों के माइंड में होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में रह करके वहां से पढ़ना है। हालांकि दोनों ही यूजीसी अप्रूव्ड हैं, दोनों ठीक है, वो दोनों ही ठीक है अपनी जगह, दोनों गवर्नमेंट संस्थाएं, दोनों गवर्नमेंट संस्थाएं हैं। अब उस बच्चे ने बोला कि नहीं जी मेरे को ये रिटर्न करके मेरा अमाउंट वापस करा दो। वो बच्चा मैदानगढ़ी इसके हेड ऑफिस में गया, वहां से जाके एडमिशन कैंसिल कराया। ठीक है। वहां उस बच्चे को बोल दिया गया है कि आपका अमाउंट जहां से आपने एडमिशन लिया रिटर्न हो गया है, और वो रिटर्न अभी तक हमने उस एडमिशन को प्रोसीड किया था, अभी तक हमारे अकाउंट में ही वापस नहीं आया। तो हम बच्चे को कहां से पे करें? अब इस सारे फिर भी करना पड़ता है, कंसल्टेंट फिर भी वापस consultant को करना करता है। पड़ता है। कंसल्टेंट बैठा हुआ है जहां पर उसको अपनी इज्जत से डरता है, वो इज्जत से इंसान। डरता है, उसको पे करना पड़ता है अपनी बिल्कुल जेब से। वापस करना पड़ता है, फैक्ट है ये। कुछ अगर आप बात करोगे ना परसेंट ऑफ कंसल्टेंट जो एक फेयर डील करते हैं, तो आपको जो उनका परसेंटेज लेवल है ना बहुत कम मिलेगा, ठीक है ना। बाकी बोगस वाले तो बहुत सारे हैं, हाँ। ठीक है, जो बस डील करते हैं, पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, पैसा लेना है, और वो हर चीज के लिए रेडी हो जाते हैं। ये बहुत कम, जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनके साथ काम करने बहुत मजा आता है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। वो लोग क्या कहते हैं, अभी किसी के साथ फेक कमिटमेंट नहीं करना है, डील जो भी है क्लियर बता दो उनको। तो मैं उन लोगों के साथ ही काम करना पसंद करता हूँ। कोई इंसान मुझे 2 रुपए सस्ता दे दे, मैं एक मेरे दोस्त हैं, वो अपना एडमिशन्स के लिए आए, तो मैंने ना उनसे कहा कि मैं मिनिमम आपसे पहले 5,000 रुपए लेता, तो मैंने बोला मैं आपसे सिर्फ 2,000 रुपए लूंगा। उन्होंने मेरे को बोला जी मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा, मुझे किसी नए आदमी ने डील दी है, वो मुझे 2,000 रुपए कम दे रहा है, मुझे फ्लैट रेट दे रहा है, उसने मुझे 2,000 का एडमिशन नहीं दिया। उनको उसने जाके वहां एडमिशन दे दिया, पहले बार में ही जैसे एडमिशन कंफर्म हुए वो एडमिशन पे 5,000 रुपए बढ़ गए, और एग्जाम आते आते उनको ये रियलाइज हुआ कि उनका पर एडमिशन जो है 10,000 रुपए चार्जेस बढ़ गए एक्स्ट्रा हो चुका है। हाँ। तो मैंने उनको बताया कि आप अगर मुझे देते तो आपका टोटल अमाउंट मेरे पास 10,000 15,000 रुपए आता है, ये 20,000 रुपए आ जाता। लेकिन आप सोचो एक एक बच्चे पे आप 10,000 रुपए ऊपर दे रहे हो, तो क्या फेयर रहा उसमें। तो कभी भी पहली बात तो अगर आप जिससे आप काम कर रहे हो ना, तो एक बॉन्डिंग होती है। कोई भी धोखा आपको तभी दे पाएगा जब आपके सामने नया हो। Obviously. पुराना हमेशा सोच के बोलता है, सोच के बोलेगा। और सोच के ही कहेगा कि यार मेरे साथ इसकी बनी और हुई कोई है। भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड करके डिच करके और वहीं बैठा भी रह जाए आपसे बहस करने के लिए। ये लोग तो सिर्फ फ्ली करने वाले होते हैं। बस तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहले आप अपने कंसल्टेंट को जांच लें, उसके रिव्यूज देख लें कि आपका कंसल्टेंट कौन है, ये भी देख ले कब से बैठा हुआ, कब से बैठा हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका कंसल्टेंट ही आपके लिए यूनिवर्सिटी है, आपके लिए कॉलेज है, और आपके लिए ही सेंटर है वो। मैंने तो ये देखा है जब एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है ना, तो वो शुरू से लेके एंड तक, बेशक यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, सब कुछ यूनिवर्सिटी कर रहा है वो, उसके बावजूद अपने कंसल्टेंट के पीछे ही लगा रहता है। ये हर महीने एक नया कॉल तो आनी है उसको। सर एक मैं चीज बताना चाहूंगा, लोग क्या करते हैं सिर्फ एडमिशन लेने के चक्कर में ना कुछ मार्केट की भी वैल्यू गिरा रखी है उन्होंने, गिरा रखी है। ठीक है ना। और वो मार्केट की वैल्यू गिराने की वजह से क्या होता है ना, अब कई बार कंसल्टेंट को मार्केट में बने रहने के लिए पैसा कमाना, सर पैसा बहुत जरूरी है, Obviously. आपके लिए भी मेरे लिए, सबके लिए जरूरी तो है। कई बार क्या होता है, अब मान लो मेरा अपना ऑफिस है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं 2 रुपए कमाऊं तो भी मेरा है, 2,000 कमाऊं तो भी मेरा है ये। अब जो ऑफिस लेके बैठा हुआ है उसके लिए 2,000 खर्चे बहुत हैं, बहुत खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स बहुत लग जाते हैं, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं उसके। तो वो ये सोचता है कि भाई मुझे ना कहीं तरीके से अपना खर्चा निकालना है, अगर मैं इनको मेंटेन नहीं कर पाऊंगा तो मेरी लाइफ मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो उस चक्कर में कई बार
फंसी की वजह से ही वो लोग कई बार फेक कमिटमेंट्स कर बैठते हैं ये। हालांकि उनकी इंटेंशन नहीं है, बट वो कंपेल्ड है ऐसा करने के लिए। कोई लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस या फिर आप कोई सजेशंस देना चाहते हो कंसल्टेंट्स को, या ऐसे कुछ कंसल्टेंट आपको पल्ले पड़े हो जो कंसल्टेंट बनने लायक नहीं है? भाई मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बच्चे को खुद को अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए किसी के पीछे, और किसी के ऊपर मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट तो करना चाहिए, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते तो कंसल्टेंट में कहां से करेंगे? या आजकल तो यूनिवर्सिटी मैंने बहुत सारी देर डिच कर देती है स्टूडेंट के साथ में। एडमिशन ले लिया, बेचारा कंटिन्यू कर रहा है, बाद में जब दोबारा डिग्री लेने के लिए गया फीस डबल कर दी उसकी। ऐसे ही होता है सर। आपने एक बात कही अभी कि क्या कई बार कंसल्टेंट को खुद नॉलेज नहीं होती किसी भी एडमिशन को, खुद एजुकेटेड नहीं है। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले ना बच्चे को खुद देखना चाहिए जहां मैं एडमिशन दे रहा हूँ क्या मैं सेफ हूं या नहीं हूं, क्या मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है या नहीं मिल रही है। वहां वो 2-4 क्रॉस क्वेश्चन करके वो खुद जान सकता है कि हाँ ये कहीं फोन करके पूछ के नहीं। स्टूडेंट का देखो मैंने बताया ना, स्टूडेंट कैपेबल नहीं है उतना। जो स्टूडेंट कंसल्टेंट के पास जा रहा है वो उतना कैपेबल नहीं है, और जो कैपेबल स्टूडेंट्स है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में खुद एडमिशन लेते हैं। ये फर्क समझना पड़ेगा हमें। देखो हमेशा सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं, डोंट बी क्वालिफाइड, बी एजुकेटेड। एजुकेशन लेना एक अलग चीज है। एजुकेशन सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आती है, बहुत तरह से आती है। और क्वालिफाइड का मतलब होना कि बस डिग्री इकट्ठी कर ली जो सिर्फ आपकी फीस की रसीदें हैं और कुछ नहीं है। और वही हो रहा है, लोग क्या क्वालिफाइड हो रहे हैं, बस क्वालिफाइड हो रहे हैं, एजुकेशन है ही नहीं है। एजुकेशन नहीं है। सर ये एक भेड़ चाल है जो चल रही है और शायद कुछ सालों तक और भी चलती रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट सुधार कर रही है। कुछ सालों नहीं, चलती रहेगी ये। कुछ ये ना तो आज तक खत्म हुआ। देखो आपके हमारे पहले से भी कंसल्टेंट थे, आपके हमारे पहले से भी ऐसा सिस्टम चल रहा था, और आज भी सिस्टम चला। सिस्टम बदलाव हो सकता है, मैंने अभी लॉकडाउन के बाद से एक नया जो एक वेव देखा है ना, कोविड की बात नहीं कर रहा मैं, एक नया वेव जो एजुकेशन से लोगों को स्मार्ट बनाने में जो वेव आई है ना, वो हमारी ऑनलाइन से आई है। बिल्कुल बच्चा पेरेंट्स टीचर एजुकेटर्स और हमारे साथ कंसल्टेंट, ये भी थोड़े से जो हम लोग डिपेंडेंट थे ना किसी और के ऊपर, ये बच्चा जो डिपेंडेंट था, थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया है, थोड़े से एफर्ट्स डाले हैं। और बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स थे, आप जैसे बहुत सारे लोग थे जो यूट्यूब वीडियोस बनाते थे, उन्होंने चीजों को इतना आसान कर दिया कि उनके आप स्टेप्स को फॉलो कर लो, आप हर एक चीज को हो जाएगा। ये नहीं, बट फॉलो करने वाली बात पर यह एक प्रॉब्लम भी है ना। देखो ये ऑनलाइन एजुकेशन जो लाया गया, वो लाया इसलिए गया काफी लोग जो जॉब में किसी भी तरह से है तो वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सकें। कोई भी जब कोर्स आता है तो एजुकेशन लेने के लिए आता है। सर मैं इसका मिसयूज कर दिया। मिसयूज क्या हो रहा है इसके अंदर? ऑनलाइन एडमिशन तो हो रहे हैं बट वहां पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। नहीं सर, मैं ऑनलाइन एजुकेशन की बात नहीं कर रहा था, मैं ऑनलाइन जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, प्लेटफॉर्म, मैं समझ गया उस चीज के लिए, बट प्रॉब्लम यहीं पर यही है कि लोग ऑनलाइन एडमिशन तो ले रहे हैं, वो सीधा एग्जाम पे जा रहे हैं। बीच में कोई भी एक ट्रैक नहीं है उन लोगों का, वो पढ़ते हैं ही नहीं उस चीज के लिए, और पास भी हो रहे हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज क्या दिखा रही हैं कि हम कम से कम स्टूडेंट्स को फेल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम एडमिशन ले सकें। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का इसमें हाथ भी है। नहीं देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का हाथ होना मतलब ये है कि उन्हें तो अल्टीमेटली मार्जिन चाहिए, अल्टीमेटली प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट के लिए यूनिवर्सिटियां बनती हैं, और अगर प्रॉफिट उन्हें नहीं मिलेगा, यार एक यूनिवर्सिटी 1-1 लाख एडमिशन कर रही है एक साल में, 1 लाख एडमिशन, कितना बड़ा नंबर है? कितना बड़ा नंबर मतलब है? इतनी बड़ी तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि इग्नू की बात करें, 1 लाख एडमिशन तो ये ढंग से इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा नंबर है ये। अगर किसी यूनिवर्सिटी को बोला जाए बट 1 लाख एडमिशन आ कहां से रहे? तो हिंदुस्तान से ही रही। मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऑथराइजेशन लेटर पढ़े जो यूजीसी से अप्रूवल मिला उनको, वहां पे नंबर ऑफ द एडमिशन मेंशन किए हुए कि ये यूनिवर्सिटी 1800 से 1200 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती है पर ईयर एज पर द कैंपस एरिया। और मेरे सामने उस यूनिवर्सिटी में लाख एडमिशन लगा हुआ। नहीं, रीजन है ना उसका। रीजन क्या है कि यूजीसी को तो लिस्ट जाती नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी यूजीसी को लिस्ट नहीं भेजती है अपनी, सब रिकॉर्ड उनके पास होता है, और ऑनलाइन भी नहीं करते हैं। जबकि बहुत बार यूजीसी ने अपने सर्कुलर में बोला कि सभी यूनिवर्सिटी अपने डाटा को ऑनलाइन कर दें, नहीं करते हैं। धन्यवाद इसलिए चल रही है। अब धीरे धीरे सर होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई हुई है आफ्टर 2022, तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है। सर एक मैं बात करना चाहूंगा राजस्थान की। राजस्थान में ना वैकेंसीज बहुत निकलती है। राजस्थान का एक तबका ऐसा भी है जो ना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करता है। बिल्कुल। तो कुछ कोर्सेज है वहां पर, जैसे पीजीडीसीए है, बीलिब है, ठीक है ना, ये कुछ कोर्सेज रहते हैं, और खासकर जेबीडी डीएलएड भी इसी में आता है, बीएड भी इसी में आता है, ठीक है ना। ये कोर्सेज ऐसे है जहां के लोग ना बहुत भागते हैं, लेकिन उनके साथ इशू ये है कि वो कहते हैं जी हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे वो सुनते हैं कि हाँ अब ये गवर्नमेंट जॉब अनाउंस हो गई, डिग्री ले आते हैं जाके वो, अब वो दुनिया भर की कंप्लेंट होने लग जाते हैं वो। तो कुछ देखो कंप्लेंट होंगे, कुछ होगा नहीं ना। जिस यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी वेरीफाई कर तो रहा है, और वेरीफाई कर रहा है तो बात खत्म, सवाल पूछने वाला कोई है ही नहीं। अगर वहीं से वो पूछ ले कि कब एग्जाम दिया, अटेंडेंस शीट निकालो, उसका लाइब्रेरी कार्ड निकालो, कुछ निकलेगा, हम इवन बायोमेट्रिक नहीं निकलेगी। मैं एक
इसी के साथ ना एक सवाल छोड़ना चाहता हूं सभी ऑडियंस के लिए। अगर आपके पास डिग्री है और डिग्री ही आपको कैपेबल बनाती है तो फिर नॉलेज लेने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जिसके पास नॉलेज है वो अलग भीड़ में है, जिसके पास सिर्फ डिग्री है वो अलग भीड़ में है। सर लेकिन गवर्नमेंट तो आपको डिग्री के बेस पे दे रही है ना। गवर्नमेंट दे रही है, देखो डिग्री के बेस पे हर मिल रही जगह है ना। ना। वैसे जो अब ये एग्जाम्स आ रहे हैं ना, हर चीज क्वालिफाइंग एग्जाम आ रहा है। जैसे कि डी फार्मेसी का आ गया, एलएलबी का तो पहले चल रहा है। जो ये क्वालिफाइंग एग्जाम्स है ना, इससे फिल्ट्रेशन हो जाता है। अब आप मुझे खुद ही आप देख के बताइए, उसके अंदर जो ये दिल्ली में सीटेट का एग्जाम होता है, सीटेट में कितने परसेंट स्टूडेंट पास कर पाते हैं? 25% भी नहीं। 20% नहीं कर पाते। बहुत ही बेकार रेशो है। जब सीटेट पे बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया था मैंने कि सीटेट काम कैसे करता है, कितने कितने परसेंट कितने साल में पास हुए, बहुत ही ज्यादा बेकार रिस्पॉन्स है। मतलब पास कर रहे हैं हजारों लाखों में, और मतलब जो पास करके आते हैं, बीएड कंप्लीट करके आते हैं, और सीटेट में पास करते हैं कुछ हजारों। ऐसा कैसे? आने वाले टाइम में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्रियां टोटल निल होने वाली हैं क्योंकि एज एडमिशन दिल्ली में ही अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीयूटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो बच्चा वहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो रेगुलर कॉलेज तो भूल जाए, फिर उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन ही बचती है। देखो यार, लोगों के पास जब तक ये इजी चॉइस अवेलेबल है ना, तब तक ये चीज खत्म नहीं होगी। इजी चॉइस क्या है कि जैसे आपको कुछ करना है, कंसल्टेंट के पास जाओगे, हो जाएगा। सर एक चीज और भी नोटिस करिए, मैं एक आपसे पूछना चाहूंगा, आप इस लाइन में बहुत टाइम से हैं, आपने बहुत नोटिस किया होगा पूरे हिंदुस्तान में चुनिंदा ही स्टेट्स ऐसी क्यों हैं जहां पर एजुकेशन सबसे ज्यादा धांधलेबाजी है? देखो, चुनिंदा स्टेट नहीं है। आप ये चीज नोट करोगे उन स्टेट्स में जहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं केरल की, मैं बात करता हूं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मुट्ठी भर है, बहुत कम है। केरल की साइड हम बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां ही नहीं है। तो जहां प्राइवेट यूनिवर्सिटियां नहीं है वहां पर गढ़ कभी नहीं बन सकता। गढ़ वहां बनेगा जहां से ये आउटसोर्स होना स्टार्ट होता है। अब बात करें दिल्ली की, दिल्ली मेन है, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप जाओ, वहां पर लोगों को इजीली ऑफिस मिलते हैं, अच्छा स्टाफ मिलता है, इजीली अप्रोचेबिलिटी बन जाती है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जहां पर हैं, मतलब सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज स्टेट में होंगी ना, सबसे ज्यादा डिग्री वहीं से आ रही होंगी, अगर सही तरीके से इसको चेक किया जाए। तो अब आप देखो ना, नॉर्थ ईस्ट को पकड़ो आप, नॉर्थ ईस्ट कहां पर है? उसके बावजूद भी दिल्ली तो छोड़ो, कन्याकुमारी के स्टूडेंट के पास भी वहां की डिग्री मिल जाएगी। सर यही तो चीजें है ना, इसको वहां तक पहुंचा कौन रहा है? कंसल्टेंट नहीं। देखो, जब तक डिमांड है, देखो लोग मतलब जो भी नशा करते हैं, नशा बंद है, नशा बैन है, उसके बावजूद नशा होता है। जब तक डिमांड खत्म नहीं होगी, जब तक सप्लाई खत्म नहीं होगी। अब डिमांड खत्म कर दो, सप्लाई खत्म हो जाएगी। डिमांड तो स्टूडेंट से आ रही है ना। अब डिमांड कुछ भी लेकर खड़ा हो जाओ, अब आप बाहर खड़े हो जाओगे। ये तो चीज कभी खत्म ही हो सकती है, क्योंकि हर साल एक बच्चा 10वीं में जाता है। बात है ना, वही हर साल एक बच्चा 12वीं में जाता है, हर एक साल डिमांड है। ये नहीं, फेल होता है। जिस कोर्स की डिमांड खत्म, वो कोर्स बिकना खत्म। जिस कोर्स की डिमांड है वो कोर्स बिकेगा। बीए बीकॉम के आधार पे आज भी हो रहा है। एक चीज और भी बताऊं मैं आपको, अगर आप कभी नोटिस करेंगे ना, तो इस भीड़ में ना लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास कभी नहीं है। नहीं, सब मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और का आदमी है। प्रॉब्लम क्या है? जो बिल्कुल ही डाउन है, बिल्कुल डाउन है, उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, तो बेटी को ग्रेजुएट कराना है, ग्रेजुएट होगी तो ही शादी होगी। अब मिडिल क्लास में आते हैं तो नौकरी करनी है, एमबीए चाहिए उसको। उसके थोड़ा ऊपर जाए, हाई क्लास में जाते हो तो वहां पर क्या होता है, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा ढंग से, पढ़ने इंसल्ट हो रही है, उस बच्चे की पास करवा दो। एक्चुअली लोगों की मेंटालिटी ये है कि क्वालिफिकेशन से लोग जस्टिफाई करते हैं कि सामने वाले की वैल्यू क्या है। नहीं, देखो तो आज का जमाना अलग है। आज का जो वर्ल्ड है ना, वो एआई का वर्ल्ड है। आज की डेट में लोगों की इंटेलिजेंस काउंट की जाती है, कितना इंटेलिजेंट है। आपने देखा होगा काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, जो बोलते हैं तो आपको लगेगा नहीं कि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। उसके बावजूद कम्युनिकेशन स्किल देखो, नॉलेज देखो, सब कुछ है। तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ना। आप खुद अपने ऊपर काम नहीं करोगे, कि बच्चे को अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? उन्होंने क्या डिग्री खरीदनी पड़ती। देखो, डिग्री उन्हें कहाँ चाहिए जब जॉब करेंगे? जॉब करनी नहीं उन लोगों को, सोसाइटी में दिखाना, समाज में दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसीलिए तो कहा, जो मिडिल क्लास है या उससे ऊपर वाला तबका है ना, सिर्फ उसी ने ही इन चीजों में ज्यादा अपने आप को हाथ डाल रखा है। Exactly. क्योंकि जो लोअर क्लास की हम बात करें ना, जरूरत सबकी है, लेकिन सर परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज देखो तो लोअर क्लास की जो परसेंटेज होती है बहुत कम होती है। लेकिन जो मिडिल क्लास और जो उसके ऊपर की मिडिल क्लास सबसे स्ट्रगल करता है ये, और उसको पता है कि अगर मेरे पास जॉब अगर चाहिए मुझे अच्छी, और स्विच करना है अच्छी कंपनी के, तो मुझे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जिन स्टेट में गवर्नमेंट जॉब का बोलबाला है ना, वहां पर ज्यादातर डिग्रियां बिकती हैं। और ये क्यों बिकती हैं? गवर्नमेंट जॉब में लगाने के लिए। और इन चीजों पर रोकथाम होना जरूरी भी है। और रोकथाम जब तक नहीं होगी, जब तक डिमांड चालू है और सप्लाई कौन कर रहा है? यूनिवर्सिटी कर रही है। इसको रोकना बहुत जरूरी है।